आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि शायद ये सिर्फ हमारी किडनी से लिंक्ड है या रीनल सिस्टम से लिंक्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि किडनीज़ का और रीनल सिस्टम का एक बहुत अहम वाइटल रोल है एक्सक्रीशन में, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एक्सक्रीशन के प्रोसेस को देखेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकल जाना। अब वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसलिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं और डिफरेंट तरीक़ों से जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होगा। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन में एक्सक्रीशन जो है वो स्वेटिंग के थ्रू होती है, पसीना जो हमें आता है। स्वेटिंग का बेसिक मकसद तो ये होता है कि वो हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। जब टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा राइज़ कर देता है तो उसके बाद स्वेटिंग होती है ताकि बॉडी जो है वो एक ओवरऑल कूलिंग इफ़ेक्ट में आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सक्रीट आउट करती है एक्सेस वाटर को, सॉल्ट्स को, और बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में आप कह लें यूरिया भी पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है स्किन के ज़रिए। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा एनाटॉमिकली स्किन को देखें तो इसकी लेयर्स हैं। सुपरफिशियल लेयर जो कि सबसे ऊपर आउटर लेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिस पे हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। डर्मिस डीपर लेयर है और फिर सबक्यूटेनियस लेयर आते हैं। अब जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो हमारे डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑर्गन जो है वो है लंग्स। लंग्स का बड़ा अहम वाइटल रोल है रिस्पायरेशन के अंदर, लेकिन एक्सक्रीशन के अंदर भी इन्वॉल्व है। अब ये गैस को एक्सक्रीट आउट करते हैं गैस की फॉर्म में। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में क्या है गैस की फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है पूरी बॉडी में। उसको एलिमिनेट करने के लिए लंग्स काम कर रहे हैं। लंग्स में एल्वुलाई के लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होता है जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। अच्छा, और भी गैसेस हैं जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में जो है निकलती हैं। उसके अलावा कुछ केसेस में वाटर वेपर्स भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं लंग्स के थ्रू। और लंग्स के स्ट्रक्चर में अगर आपको समझने में इशू है तो आप रिस्पायरेशन पे वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है वो है लीवर, जिगर। अब आप सोचेंगे कि जिगर का तो रोल था ये कि एंडोक्राइन में काम कर रहा था, सेवरल हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा था, डाइजेशन में इन्वॉल्व था, और लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन में भी लीवर का अहम रोल है। वो ऐसे कि लीवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल। बाइल जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब फैटी फूड आता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब क्या होता है कि बाइल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है वो हम हीमोग्लोबिन सेल्स जब ब्रेक डाउन करते हैं, डेथ होती है उनकी, तो उसके नतीजे में बनता है। बिलीरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स मर गए, बिलीरुबिन बना, तो अब इसको बॉडी से बाहर निकलना है। बॉडी से बाहर निकलने के लिए लीवर इसे लेके जाता है, बाइल की फॉर्म में इसे भेजता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा लीवर बहुत सारे सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और फिर वो जाके किडनीज के थ्रू फिल्टर आउट होके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन है इम्पॉर्टेंट वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का आप डिटेल से इसकी एनाटमी और स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उस डाइजेशन के टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको चाहिए डिटेल तो जाके चेक कीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन में बाइल आया था, ठीक है। अच्छा, बाइल के अंदर जो बिलीरुबिन प्रोटीन है, ये हमारा जो फेसेस होते हैं स्टूल को एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देती है, ये इसी की वजह से आता है, बाइल की वजह से। अब बाइल आया, फूड के साथ मिक्स हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वहाँ से बॉडी से
बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम में ओवरऑल एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि हम जो खाना खाते हैं माउथ के ज़रिए एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, यहाँ से बाइल इसमें ऐड होता है, लिवर से होता हुआ आता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो ये एक्सक्रीशन होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, कैसे हो रही है हमने देख ली। अब हम लोग आ जाएंगे मेन वाइटल रोल जो है जिसका एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, वो है किडनीज़। किडनीज़ की बात करेंगे। किडनीज़ हमारी बॉडी के अंदर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यानी कि एक ह्यूमन बींग के अंदर 2 किडनीज़ होंगी। इनका काम ये है कि ब्लड को फ़िल्टर करती है, हमारे खून को साफ़ करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड में से निकाल कर उनको यूरिन में कन्वर्ट करती हैं और यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब जो यूरिन है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर 95% वाटर होता है और सिर्फ 5% सॉलिड वेस्ट होता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें या रीनल सिस्टम की, तो इसके पार्ट्स में किडनीज मेन रोल के साथ आ जाएंगी। उसके बाद यूरिटर है जो कि थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि किडनी को कनेक्ट कर रही है ब्लैडर के साथ। और उसके बाद आ जाता है यूरिथ्रा जो लास्ट पार्ट है इसका। किडनी यूरिन फॉर्म करेगी नेफ्रॉन के लेवल पे और वो यूरिन किडनीज में से यूरिटर के थ्रू आएगा ब्लैडर तक और ब्लैडर इसको तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक कि हम लोग इसे बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते, एक्सक्रीट आउट नहीं कर देते। अब किडनीज के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है उसका बहुत अहम किरदार है और एक किडनी के अंदर मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, इस डायग्राम में रेड कलर में रीनल आर्टरी दिखाई हुई है, रीनल पेल्विस ये चौड़ा वाला पार्ट है, यानी कि यूरिटर अगर थोड़ा सा ऊपर आके किडनी में जहाँ पे ये आके थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, रीनल पेल्विस बन जाता है। और येलो कलर में यहाँ पे आपको नेफ्रॉन नज़र आ रहा होगा। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हमने बड़ा डिटेल में देखना है। अच्छा, ब्लड सप्लाई अगर हम लोग देखें इस डायग्राम में, देखें ब्लू कलर में वेन और रेड कलर में रीनल आर्टरी दिखाई हुई है, कैसे सप्लाई कर रही है किडनी को। ये किडनी का आउटर स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग दिखाई हुई है और ये इनर स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं यहाँ पे सारे दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस के सबसे पहले तो हमें पार्ट्स को देखना होगा, फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देख लेते हैं कि अनफिल्टर ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स अभी मौजूद हैं, वेस्ट मटेरियल मौजूद है, ये किडनी में एंटर हुआ, यहाँ पे नेफ्रॉन्स के अंदर जाके यूरिन फॉर्मेशन हुई, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उससे अलग होकर यूरिन बन के यूरिटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकला और जो साफ़ खून था, फिल्टर्ड ब्लड था, वो बॉडी में दोबारा इस वेसल के थ्रू एंटर हो गया, वेन जिसे हम कह रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, किडनी जो खून को साफ़ कर रही हैं, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्लोमेरुलस, जो कि नेटवर्क होता है कैपिलरीज का और एक कप शेप स्ट्रक्चर ने इसको सराउंड किया होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट आ जाता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और फिर कलेक्टिंग डक्ट है जो कि यूरिन को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालती है। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 3 मेन स्टेप्स आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ये 3 स्टेप्स के अंदर कैसे हो रहा है। अब अच्छा, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 6 लेवल्स पे कैसे कैसे किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ जो है वो हो रही है, वो हम लोग देख सकते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स बेसिकली दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं 3 जो स्टेप्स हैं ना मेन, वो बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड जो है, ब्लड स्ट्रीम आई यहाँ पे ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ, कैपिलरीज में प्रेशर फोर्स थी, उस फोर्स की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, जो स्मॉल पार्ट था ब्लड के अंदर, वो गुजर गए इस फिल्टर में से, और जो बड़े मॉलिक्यूल थे जैसे कि सेल था,
सेल हो गया ब्लड का, और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हो गए जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे, वो नहीं गुजर सके, वो ब्लड के अंदर ही रह गए, ठीक है। अब स्मॉल की बात करें, स्मॉल मॉलिक्यूल की, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स में से भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, आयंस वगैरह आ जाएंगे। अब ये फर्स्ट स्टेप में फ़िल्ट्रेशन हो गई। अब इसमें वो भी, अब जो चीज़ बची पीछे जो आगे जा रहा है फ़िल्टर होके चीज़, उसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट। अब फ़िल्ट्रेट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी चली गई हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो वेस्ट प्रोडक्ट बन के तो वो निकल जाए बाहर, इसलिए सेकंड स्टेप है ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन। अब ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन के अंदर वो चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो री एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि दोबारा से ब्लड में एंटर हो जाएंगी। और वाटर भी रिब्जॉर्ब। अब इसमें ये चीज़ होती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हद से ज़्यादा, जैसे कि शुगर बॉडी में ज़्यादा हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, कोई आयन ज़्यादा हो गया, कुछ भी ज़्यादा हो गया, तो वो जो है यहाँ पे वो चीज़ भी बैलेंस हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि अब जो टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इस स्टेप में आके जो है वो यूरिन में रिलीज़ होती है। टॉक्सिन्स का ये होता है ना कि वो डायरेक्टली ट्यूबुलर सिक्रीशन में यहाँ पे सिक्रीट होके यूरिन में शामिल होते हैं, ताकि डायरेक्टली जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, बजाय इसके कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पहले ब्लड में आते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेट बन के आगे चलते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो चीज़ पीछे बचती है वो बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट भी है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, तो वो बहुत एक्सेस में है, इस वजह से हम लोग उसे बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग क्या, हमारी किडनीज निकाल रही हैं। तो एंड में जो बचेगा मटेरियल वो यूरिन होगा, कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करके लेके जाएगी रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरिटर में जाएगा, यूरिटर से ब्लैडर, और ब्लैडर फिर वो उसको स्टोर करेगा जब तक कि मैच्योरेशन का प्रोसेस नहीं होता, यानी कि हम उसे अपनी बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकालते। उसके बाद एक और चीज़ ये थी कि 6 लेवल्स पे कैसे कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। फर्स्ट जो था ग्लोमेरुलस, यहाँ पे स्मॉल सोल्यूट्स फिल्टर हो रहे हैं ब्लड में, जो पहले मैंने पूरी बात बताई, स्मॉल और लार्ज पार्टिकल का जो डिफरेंस बताया था वही है। सेकंड में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पे मैंने कहा था कि रीजॉर्ब हो जाएंगे आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव होंगे, और इस तरह से फिल्ट्रेट का जो पीएच है, बेसिकली होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि वाटर को पास आउट कराते हैं, एक्वा पोर्स। एक्वापोरेंस का मतलब, एक्वा का मतलब वाटर, पोरेंस का मतलब पोर, छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि वाटर को अलाउ करेंगे कि वो फिल्ट्रेट में से पास करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें जो है सोडियम और क्लोरीन जो है फिल्ट्रेट में से रीअब्सॉर्ब हो गया, अगर हमें ज़रूरत है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकता है। उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आएगा तो यहाँ पे सिलेक्टिवली सिक्रीट होगा और एब्जॉर्ब होगा डिफरेंट आयंस, ताकि पीएच और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन हो सके। और लास्ट में वही है कि कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब होंगे सोल्यूट्स और वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस पार्ट में हो रहा है, ग्लोमेरुलस में। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर तकरीबन यहाँ तक जा रही है। उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में डिस्टल, ये कहाँ पे हो रही है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ तक ये सारा आएगा। उसके बाद जो मैंने बात की थी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की, तो इस डायग्राम में आप देखें आपको रेड, येलो और ग्रीन कलर के आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने वापस ब्लड में जाना है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में एंटर हो रहे हैं कैपिलरी में। सोडियम है, अमाइनो एसिड्स है और ग्लूकोज है। उसके बाद इस डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है कि कैसे ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हुआ और फिर ये डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिस्टल ट्यूब्यूल में, और वहाँ से होता हुआ फिर जो
साफ़ ब्लड है फ़िल्टर आउट होके वो बॉडी में चला जाएगा, और जो गंदा वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट वाला होगा, सारा यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद एक और ये डायग्राम है, यहाँ पे आप मज़ीद क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे फ़िल्ट्रेशन हो रही है। ग्लोमेरुलस के लेवल पे इस तरह चलता हुआ आगे आ रहा है। अब ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, यानी कि वापस जा रहा है उसमें, और वेस्ट कैसे यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक, जो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।